अच्छा, पूरा मैग्नेटोस्टेट आज ही खत्म करेंगे हम, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है। फिर कल से करेंगे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेंगे, जो आपके सिलेबस में भी है। चलिए, तो लास्ट टॉपिक था हमारा, आई थिंक हमने स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर कहा था, और हमने कहा कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन रखा है, जो कि बीएससी लेवल के लैब असिस्टेंट और आरएमओ लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, तो उन पे कैसे क्वेश्चन आया था। तो चलिए, तो उससे पहले कुछ नोट करके लिखते हैं। हमारा टॉपिक था स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था कि किसके लिए स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा। तो स्पेसिफिक चार्ज मैंने क्या कहा था कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, क्यू अपॉन एम, यानी चार्ज उस पे उसके पास कितना चार्ज है और उसके पास कितना मास है। तो अब देखिए, हम कुछ नोट करके लिखते हैं कि एक तरफ लिख लेंगे हमारे पास पार्टिकल कौन कौन से पूछे जाते हैं, और दूसरी तरफ लिखेंगे मास, और नेक्स्ट लिखेंगे चार्ज, क्या क्या चार्ज होगा। तो आपके पास पार्टिकल प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, अल्फा पार्टिकल, और ये हीलियम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं आप, ठीक है? तो इधर जो है, अगर प्रोटॉन का मास m है, अगर इलेक्ट्रॉन ना पूछ के ये चीजें पूछी गई है, जैसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो मास m है तो इसके पास मान लीजिए चार्ज e है। न्यूट्रॉन के पास प्रोटॉन से दुगुना मास होता है और चार्ज सेम होता है, और अल्फा पार्टिकल जिसको हीलियम एटम बोलते हैं, उसके पास मास होता है अल्फा पार्टिकल के, सॉरी, प्रोटॉन के कंपैरिजन में 4 गुना होता है, और चार्ज 2 गुना होता है। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। प्रोटॉन के पास अगर मास m है, प्रोटॉन के पास अगर मास m है, चार्ज e है, तो ड्यूट्रॉन क्या होता है? देखिए, प्रोटॉन बोला जाता है इसको 1h1, ड्यूट्रॉन हो गया 1s2। तो ऐसा पार्टी देखो, मास कितना रहा 2, चार्ज दोनों के पास सेम है, लेकिन हीलियम आता है, हीलियम को क्या लिखता है 2he4, जो मा क्या है, मास है वो प्रोटॉन की कंपैरिजन में 4 गुना, और जो चार्ज है वो कितना है, 2 गुना होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, क्या कहा था, फाइंड, किसी के पास अगर क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ, चलिए, ठीक है? फाइंड स्पेसिफिक चार्ज रेशियो फॉर प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड हीलियम, ठीक है? तो चलिए, क्या है स्पेसिफिक चार्ज होता है आपके पास, स्पेसिफिक चार्ज होता है, वो होता है चार्ज अपॉन मास। तो अगर देखा जाए तो कितना, प्रोटॉन के पास चार्ज मान लीजिए m है, और इसके पास कितना हो जाएगा, m अपॉन ट्वाइस m, किसके पास, न्यूट्रॉन के पास, एंड हीलियम के पास कितना हो जाएगा, 2e अपॉन 4m। तो देखिए रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास रेशियो 1/2, 1/2, 1/2, यानी अगर ऐसा करें तो 2:1:1। चलिए, तो नेक्स्ट कर लेते हैं। अगर मैग्नेटिक डाइपोल आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट आई थिंक, नेक्स्ट ये था ना, हाँ, चलिए, अगर आपसे
मैग्नेटिक डाइपोल पूछा जाए, मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल के मैंने क्या है, क्या क्या कहा था आपके, एम इक्वल टू क्या है, पोल एन, इनके बीच के डिस्टेंस। एक फॉर्मूला ये कहा था पहले क्लास में कि मान लीजिए आपके पास क्या है, दो नॉर्थ एंड साउथ है, कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मान लीजिए इसका स्ट्रेंथ एम है और इसका माइनस एम है, और ये एक दूसरे से 2a दूरी पर है या 2l दूरी पर है, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं 2l लिख दूं तो यहाँ पर 2l लिख सकता हूँ, अल्पतम दूरी जो थी, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ठीक है, और अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टेट में कहते थे कि मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल कहाँ पूछा जाए, एक आपसे पूछा जाए एक्सियल पॉइंट पर, एक पूछा जाए इक्वेटोरियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट पर, दूसरा कहाँ पर, एक्सियल मतलब अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति। दूसरा क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल होता है निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। ठीक है, ये है, चलिए मैं वापस से हटा देता हूँ स्पेलिंग को, इक्वेटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो वहां पर भी होता था, क्या होता था, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में ई क्या होता था, एक्सियल पॉइंट पर ई कितना होता था, मैं इसको लिख देता हूँ 1/245। यही तो होता था, क्या होता था, एक्सियल पॉइंट पर ई होता था 1/4 2p/r3, यही तो होता था। तो बस कुछ नहीं किया, p की जगह m आ गया और 1/एप्सिलॉन की जगह कितना आ गया, म्यू आ गया। वैसे ही यहाँ पे क्या होता था, बस 2 हट जाता था आई थिंक ऊपर से ना, तो b इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई m अपॉन r3। ये कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। हो गया, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। ये भी क्या होता था, यहाँ निरक्षीय स्थिति पे ई होता था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख लीजिए, ऊपर पी होता था, नीचे आर क्यू होता था, बस कुछ नहीं किया। मैंने कहा मैग्नेटो के सारे रिजल्ट सेम है, बस एप्सिलॉन को 1/म्यू लिख देते हैं, म्यू नॉट, और क्या लिख देते हैं, पी को हमने एम लिख दिया। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो नेक्स्ट था टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क मतलब जानते हैं, बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। टॉर्क क्या लगेगा, आपके पास टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी हो जाएगा, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी हो जाएगा, यानी टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क को घुमाने में जितना फोर्स लगता है ना, टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। देखिए जैसे 20 आप घुमाते हैं नल की, 20 का मैंने एग्जांपल भी दिया होगा, इस पे जो लगता है फोर्स वो टॉर्क होता है, जो कि क्या होता है, एफ क्रॉस आर होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको फील्ड की लाइन में घुमाने की कोशिश करता है उस डाइपोल को, वो डाइपोल है। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या करा था, एक डाइपोल मोमेंट की ये लिखवाया था, डाइपोल मोमेंट क्या है, आई ए लिखवाया था, और एक एन आई हो जाएगा। ठीक है, एम इक्वल टू एन आई है, अगर आपके पास एन टर्न्स है, ये भी था, अगर इफ हमारे पास एन टर्न है, एन टर्न, तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आई ए। ठीक है, ये डाइपोल की जगह, यानी अगर मैं वहां पे भी लिख दूं, प्रीवियस ईयर जब हमने कराया था, हाँ, तो ये तो एक टर्न के लिए था, अगर ऐसे एन टर्न हो मेरे पास, अगर मेरे पास एन टर्न हो तो क्या लिखूंगा मैं, अगर मेरे पास एन टर्न,
इफ वी हैव n टर्म्स तो m हो जाएगा MNIA, ठीक है। A इज एरिया। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है, उसकी बात करेंगे, कितना फोर्स लगता है। तो इसके क्या क्या टाइप आते हैं, कहाँ कहाँ पे फोर्स लगता है। जब आपके पास चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल। दूसरा, स्ट्रेट वायर की वजह से कितना फोर्स लगेगा, स्ट्रेट वायर, सीधी रेखा के कारण, मूविंग चार्ज पार्टिकल मतलब गतिमान चार्ज पार्टिकल हो, उसकी वजह से कितना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो टू स्ट्रेट वायर, एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट वायर, और या फिर आपको बोल दिया जाए कि बहुत सारी वायर्स ऐसे कनेक्टेड है, एक वायर ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब आपसे पूछा गया कि इनके मिड में कितना फील्ड होगा, एलटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। यहाँ क्या होता है, एक स्ट्रेट वायर होती है, यहाँ दो स्ट्रेट वायर होती है, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन एक में ऊपर है, एक में नीचे है, तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएगी, कितना फोर्स होगा वो, वही हमको लिखना है, ठीक है, वही हमको लिखना है। तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के कारण कितना बल लगेगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे, जो फर्स्ट है मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात है, फर्स्ट ये था, इंपॉर्टेंट है ये, सारे क्वेश्चन इस पे ही आए हैं अभी तक। फोर्स ऑन, देखेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कितना, यानी फोर्स कितना लगेगा, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब क्या हुआ इसका, दो टाइप की मैग्नेटिक फील्ड होती है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक आपको ऐसा देखा होता है, ऐसा लिखा होता है, ऐसे पेपर में आप किसी भी उसमें देखोगे, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसा गोले से बना रखा होता है, इसको बोलते हैं फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड, क्या है, आउटवर्ड। और इसका मतलब है जो है कैसी है, इनवर्ड, अंदर की ओर। अब अंदर के, मान लीजिए इस स्क्रीन की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर अगर अंदर की साइड फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन है, तो ऐसा डिनोट किया जाएगा। अगर आउटवर्ड है, बाहर क्यों निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा डिनोट किया जाएगा।
मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? देखिए, अगर मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर कोई एक चार्ज क्यू है, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है? किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी इसके पास। ये क्या है? v इज अ वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी ठीक से लिख नहीं रहा, पर वेलोसिटी है, ठीक है? v इज अ वेलोसिटी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब हो सकता है फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो। मैं मान लीजिए ये प्लस प्लस सॉरी क्रॉस क्रॉस के साइन बना रहा हूँ। क्रॉस का मतलब फील्ड कैसी है? इनवर्ड है। कैसी है? क्रॉस का मतलब होता है फील्ड कैसी है? इनवर्ड। इनवर्ड, ठीक है? कैसी फील्ड? इनवर्ड, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा? चार्ज पार्टिकल देखो, इस पे फोर्स देखो, जैसे ये पास आया, अब फोर्स लगेगा इस पे, यानी जैसे ये यहाँ पर पहुंचा, इस पोजीशन की बात करता हूँ। देखिए, इस पोजीशन में चार्ज है कोई, जिसके पास कोई चार्ज क्यू है, मास m है। अब इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल। अब ये जाना मैग्नेटिक फील्ड में जाना चाह रहा है, लेकिन क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। वेलोसिटी इधर की ओर लग रही है, और इन दोनों के बीच मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है। ये स्पीड हो गई है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो इस थीटा पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हो रही है कि अगर थीटा इसी के डायरेक्शन में हो गया तो फोर्स कितना होगा? अगर थीटा ऐसे जा रहा है जैसे अभी जा रहा है तो कुछ और होगा मैग्नेटिक फोर्स, और अगर वापस आ रहा होगा तो कुछ और होगा। यानी आपने कहा कि जो फोर्स होगा वो कितना होगा? क्यू वी क्रॉस वी। बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, वी इज अ वेलोसिटी, और जब इसको ओपन करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे तो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी साइन थीटा। वी क्रॉस बी साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका वी क्रॉस बी साइन थीटा, ठीक है? अब ये डिपेंडेंसी किस पे? थीटा पे, कि पार्टिकल किधर जा रहा है। एलटी में जो क्वेश्चन है इसी बात पे पूछेगा, इस थीटा पे, कि थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई, ठीक है, तो क्या होगा? यानी इसके डिफरेंट केसेस बन गए, ठीक है? अब डिफरेंट केसेस बन गए। अब देखो, अब जैसे ये आगे आना चाह रहा है तो डिपेंडेंसी कर रही है कि किधर जाना चाह रहा है, वेलोसिटी किधर जा रही है, और फील्ड की डायरेक्शन किधर है। हो सकता है फील्ड अंदर की तरफ हो, सॉरी आउटवर्ड हो, तो फील्ड और वेलोसिटी के ऊपर जो एंगल बनेगा उस पर डिपेंडेंसी हो रही है। तो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, मेरे पास 3 केस बन गए। कितने केस बन गए? 3 केस बन गए। क्या क्या है? जो आपके पास एफ एम है वो कितना है? क्यू वी क्रॉस बी साइन थीटा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या है ये? मैग्नेटिक फोर्स। उस चार्ज पर, उस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल है ये। अब इसकी भी 3 डिपेंडेंसी आती है। 3 डिपेंडेंसी क्या है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 कहानियां बन गई यहाँ पे। अगर थीटा हो आपका 0 हो, अगर थीटा, अगर थीटा क्या हो? अगर थीटा 0 हो, 0 मतलब v और v क्रॉस b के बीच बनने वाला एंगल, जो ये इन दोनों के बीच एंगल बना है, दोनों सेम डायरेक्शन, जिधर b जा रहा है इधर ही v जा रहा है, इधर ही पार्टिकल की वेलोसिटी भी जा रही है, तो दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपने कहा इसके केस में जो f इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है वो कितना बन जाएगा? साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब इसके केस में ऐसा होगा कि चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। ऐसा, ये वाली कहानी क्या है? ये वाली कहानी है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दी थी, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है, जो भी चार्ज क्यू है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किधर है? इधर ही की ओर है भी, तो दोनों के बीच एंगल, तो अगर ऐसा होगा कि दोनों के बीच बन रहा है एंगल 0, ठीक है, दोनों के बीच एंगल 0 बन रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? आप बोलोगे कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए,
कि आपके पास मान लीजिए ये इनसाइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो है जैसे ये स्ट्रेट लाइन जाना चाहेगा तो क्या है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन, अभी तो 90 में है ना, ये अगर इधर जा रहा है, अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, विदाउट डिफ्लेक्शन जाएगा। आप बोलोगे विदाउट विदाउट डिफ्लेक्शन। पाथ कैसा बनेगा, पाथ बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो ये पाथ पूछा जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, और याद रहे ना रहे। आप कह रहे हैं कि अगर थीटा 90 हुआ, अगर थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड था, अब देखो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर हुआ यहाँ पर, जो भी चार्ज था वो एंटर हुआ, तो अब इधर जा रहा था, जाना तो इधर था, लेकिन क्यू, अगर ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। यहाँ से देखो, ये इधर देखो वेलोसिटी इधर था, लेकिन अगर वेलोसिटी इधर है, बी अंदर है, तो कितना जाएगा, फोर्स ऊपर की ओर ले जाएगा इसको। अब ये यहाँ इसको ऊपर की ओर तरफ जाना था, लेकिन फोर्स किधर लेके आएगा, इसको इधर की तरफ लेके आएगा, इधर की तरफ लेके आएगा। तो अब इधर की तरफ आना था, लेकिन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, वो किसको इधर की तरफ लाएगा। तो कैसा पाथ बनता है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो एफ वी क्रॉस बी, वो क्यू वी क्रॉस बी। अब देखो अपना राइट हैंड, जिनको डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, राइट हैंड निकालो अपना। अब राइट हैंड के डायरेक्शन में वेलोसिटी को लेके जाओ, सीधा ऐसे की तरफ लेके जाओ, किधर की तरफ लेके जाओगे, उल्टा लेके जाइए, ठीक है। राइट हैंड की तरफ अगर लेके जाइए, अपना राइट हैंड ले लीजिए जहां पर भी आप खड़े हो, उसके सीधा अपनी हथेली नीचे की तरफ हो, और आपकी जो ऊपर वाली स्किन है वो फ्रंट में होनी चाहिए, ऊपर साइड। अब ये वी है, सीधा अगर आगे हाथ लेके जाओगे आप, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका हाथ है। कैसे फोर्स, आप बोलोगे कैसे फोर्स लगा इसमें, ये आपका हाथ है, ये अंगूठी है, और ये, ठीक है, ये तो छोटी होती है और छोटी, और ये और छोटी होती है। चलिए मान लीजिए ऐसा किसी का हाथ है, ठीक है। अब इधर जाना था क्या, वी, अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक इनसाइड है, ये हो गई बी, तो वी क्रॉस बी। तो देखो अंगूठा किधर बता रहा है, ऊपर की ओर, तो ये लग गया फोर्स की डायरेक्शन। ऐसे कर्ल करोगे ना हाथ, तो ऊपर की ओर, तो ये हो गया। तो इसमें इसका मतलब फोर्स कितना हो गया, इसमें एफ इक्वल टू कितना, एफ इक्वल टू हो गया क्यू वी बी साइन 90। 90 है ना, तो नहीं, ये फील्ड अंदर की तरफ है, ये उधर की तरफ जा रहा है, वी इधर की तरफ जा रहा है, तो कितना लगेगा, वी क्यू क्रॉस बी, ठीक है। पाथ कैसे बनेगा इसके केस में, पाथ बनेगा सर्कुलर पाथ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसा पाथ बनेगा, सर्कुलर। मैं थर्ड इस चीज को हटा दे रहा हूं यहां से, सबको ही समझ आया, सबको समझ आया। अब थर्ड है, अगर थीटा क्या हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो कितना बनेगा, पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड थी, मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड मान देता हूँ, तो जैसे ये अंदर जाएगा तो ये ऐसा घूमेगा, ऐसा, इसको बोलते हैं हेलिक्स पाथ, ठीक है। तो कैसे बनता है, हेलिक्स पाथ बनता है, पाथ बनता है हेलिकल पाथ, ऐसे सीढ़ी नुमा जिसको बोलते हैं, हेलिकल पाथ। अच्छा हेलिकल पाथ बनेगा, और इस दो, ये जो है, ये दो, इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं पिच, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, पिच। इसको बोलते हैं दो, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कहानी, तीसरा केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए एक चीज आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं। तो इसका मतलब है
इसका मतलब और देखना चाहोगे तो ये पैरेलल केस है, पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू बी। पार्टिकल मूविंग मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है पैरेलल टू बी। यहां पर क्या कर रहा है पार्टिकल? मूविंग परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, नॉट, और यहां पर क्या है? नॉट पैरेलल एंड नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सारी कहानी खत्म होती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप देखोगे तो यहाँ से बहुत बना। चलिए, हो गया इतना। बना दिया आप लोगों ने इतना? तो अगर आपसे ये पूछा जाए, मैं अगर आपसे ये पूछूं, जो लोग पढ़ाते हैं 11th 12th को, मेरा क्वेश्चन उनसे है, फोर्स ऑन चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज पर लगने वाला बल बताइए। कि मान मान लीजिए, चलिए मैं बता देता हूँ कि आपके पास, चलिए मैंने एक वायर दे दिया। ठीक है, वायर दे दिया। अब जो है वायर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चलिए अब मैंने चार्ज को मूव करा दिया यहाँ पर। तो इस चार्ज का पाथ बताओ मुझे, पाथ कैसा बनेगा? जल्दी बताइए। जो लोग 11th 12th को पढ़ाते हैं वो लोग बताइए। सब लोग भी बता सकते हैं, कोई नहीं। हम्म, बहुत बढ़िया। कैसे बनाएगा पैराबोलिक? क्या होगा? ये चार्ज जैसे ही इसमें एंटर करेगा, ये इसको ऐसा घुमा देगा, पूरा नीचे की तरफ देगा, ये आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। पाथ कैसे बनता है? पैराबोलिक। ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ लगाते हैं ना। चलिए, तो नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा था हमारा? परपेंडिकुलर वाला। कौन सा केस था? ये वाला। तो हम इसको उठा देते हैं यहाँ से। कैसे? इस पे और चीजें जान लेते हैं। तो हमने कहा कि चार्ज पार्टिकल क्या था? सेकेंड केस था ना, यानी क्या है कि हेडिंग का नाम, यदि चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल चार्ज पार्टिकल इन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब एक समान मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। चलिए ठीक है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तो आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये चार्ज पार्टिकल है,
ये जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ये सर्कुलर पाथ बनाएगा। कैसे बनाएगा? सर्कुलर पाथ ऐसे। इसके पास सर्कुलर है तो एक आर रेडियस होगी, ठीक है। तो चलिए इसके पास वेलोसिटी v थी। अब देखिए हम कि जो फोर्स था वो कितना आया था? फोर्स था q v साइन थीटा, और जो कि थीटा की वैल्यू 90 रखी थी, तो कितना आ गया था? तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फोर्स आया था क्यू वी क्रॉस वी, ये आया था। इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं। अब कोई भी चीज तब तक सर्कुलर नहीं हो सकती। देखिए जब भी कोई चीज सर्कुलर मूव करेगी, ये कैसे मूव कर पाती है? देखिए मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल देखें, ये चार्ज पार्टिकल हो या आप चरखी की बात करते हो, आपको महसूस होगा कि आप इधर जाना था, लेकिन एक फोर्स जो है इधर की ओर लग जाएगा। इसको सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, सेंटर की ओर, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की ओर जो लगेगा, यहाँ पर भी एक सेंटर की ओर लगेगा, यहाँ पर भी एक सेंटर, जो इसको बाहर नहीं जाने देगा। वेलोसिटी तो इसकी बाहर ले जाने की कोशिश करेगी, लेकिन सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसी। तो किसी भी जो है सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए हमको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। क्या है? अभिकेंद्र, जो केंद्र की ओर लगा। दोनों कंपेयर करेंगे, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों को इक्वल रखिए। तो क्या है? क्यू वी बी इक्वल टू कितना है यहाँ पर? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों फोर्स है। ये कहाँ से है? दोनों देखो, एक ये है इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कितने? वी से वी कैंसिल, तो एम बी अपॉन क्यू बी। ये किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू, रेडियस। क्या है ये? रेडियस। वी भी निकल सकता है। वी कितना रहेगा? क्यू वी आर बाई एम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी रख दूं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास हाफ एम बी स्क्वायर। कितनी होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। रख दीजिए यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? हाफ, इसको रखोगे तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, और एक एम आ जाएगा, और एक एम नीचे है, एम स्क्वायर। तो एक एम से एक एम कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी आई आपके पास हाफ क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। इतनी उससे लग इस चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी। ठीक है। चलिए, ठीक है। अपॉन में एम भी आएगा। बिल्कुल जी, सही बात है। तो चलिए टाइम पीरियड की बात करेंगे। टाइम पीरियड कितना होगा? टी। टाइम पीरियड टी। टी क्या होता है पहले ही बताया मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना होता है? सॉरी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो 2 पाई आर अपॉन वी। इस सारी, जब हम वी की वैल्यू रखेंगे और किसकी वैल्यू रखेंगे? आर, रेडियस की वैल्यू रख दो। आर इक्वल टू कितना होता है? या वी की वैल्यू रख दो या आर की वैल्यू रख दो, किसी एक की वैल्यू रख दो। मैं वी की वैल्यू रख देता हूँ क्योंकि क्यू बी आर ये आसान है याद करना। एम, तो मैंने जब इसे रख दी यहाँ पर वी की वैल्यू, तो टी इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई आर इंटू क्यू बी बी आर और एम।
ये कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू कितना है आपके पास, t इक्वल टू आया 2πm बाई क्यू वी। तो ये टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, यानी f इक्वल टू कितना, ओमेगा इक्वल टू 2πf, ये रिलेशन होता है। ओमेगा इक्वल टू 2π, फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 1/t टाइम पीरियड की। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t इक्वल टू कितना होगा, t इक्वल टू हो जाएगा 2π/ओमेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ रख दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, या ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π/t, t की वैल्यू रखोगे 2π और t की वैल्यू है 2πm बाई क्यू वी। ये कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा इक्वल टू हो गया क्यू वी बाई एम, क्यू वी बाई एम। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो भी कांस्टेंट रहता है। यानी ये टाइम पीरियड देखो यहाँ पर, इस पे ना रेडियस आएगी ना वेलोसिटी आ रही होगी, यानी ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस, रेडियस और वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। कि जो है फ्रिक्वेंसी भी कितनी हो रहेगी, फ्रिक्वेंसी कितनी हो रहेगी, अगर यहाँ से देखो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी आपके पास t इक्वल टू कितना, उसका उल्टा हो जाएगा फ्रिक्वेंसी कितना, क्यू वी बाई 2πm। तो क्या है आपके पास, ये रेडी, इसमें भी क्या है, ना आर आ रहा है ना वी आ रहा है। ठीक है, ना आर आ रहा है ना वी आ रहा है। ठीक है, हो गया इतना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, क्यू बी। ठीक है, क्यू बी होता है, क्यू बी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने लास्ट में क्या पढ़ा है यहाँ पे, तो अगर मैं वेलोसिटी को अलग कर दूं और आर की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, तो क्यू बी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए, ये पोटेंशियल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि, जैसे आपसे पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हुआ, तो आप इससे पहले कर चुके हैं हम लोग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 × 10⁻⁻19 जूल लिखते हैं। तो इसीलिए कि काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो यहाँ चार्ज की जगह कितना हो गया, चार्ज की जगह यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो है, ये 1 आ गया, यानी ई आ गया, चार्ज की जगह वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा गया था, इसीलिए हम इतना जूल लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। टी मतलब टाइम पीरियड किस पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, निर्भर का मतलब होता है डिपेंडेंट नहीं करता, नहीं करता। ए ऑप्शन दे रखा था क्यू पर, बी ऑप्शन दे रखा है बी पर, एंड सी ऑप्शन है वी पर, एंड डी ऑप्शन है एम पर। तो बताइए अब वहां पर कैसे करोगे आप लोग, भूल जाओगे ना वहां पर, याद रखोगे कैसे,
अब मैं बता देता हूँ, पेपर में हर किसी को भूल भूल जाओगे आप लोग, मैं भी भूल गया था। तो याद रखो कि सर्कुलर पाथ तभी पॉसिबल होता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, यानी क्यू वी वी जो था किसके इक्वल हो जाए, क्यू सेंट्रीपिटल के एम बी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों को इक्वल रखोगे यहाँ से, या आर की वैल्यू याद रख लेना, आर की वैल्यू कितनी होती है, क्यू बी बाई बी वी बाई वी की वैल्यू याद रख लेना आप लोग। दोनों को इक्वल करोगे यहाँ से कर लोगे, अदरवाइज वी को याद रखना, क्यू वी आर बाई एम ये होता है। अब यहाँ से टी इक्वल टू कितना, टू पाई आर बाई वी, वी की वैल्यू रखोगे तो कितना, टू पाई आर, यहाँ पे कितना, ये क्यू वी आर बाई एम, आर से आर कैंसिल, तो टी इक्वल टू कितना रहेगा, टू पाई एम क्यू वी। तो ये सब पे डिपेंड करता है, बस किस पर डिपेंड नहीं करता, इसमें वेलोसिटी नहीं आती है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, या फिर आप क्या करना, इन दोनों जब भूल जाओ तो इन दोनों को इक्वल करके इक्वेट कर लेना। ठीक है, अब एक है आपके पास साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, हिंदी में भी साइक्लोट्रॉन ही बोलते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो एक्सिलरेट करता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, इनको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, त्वरित करने का काम करता है। ठीक है, त्वरित करने के काम आता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है थ्रू मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगेन एंड अगेन बाय यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, अप्लाई करते हैं मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड बार 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 बार, जिससे कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इतनी कहानी क्लियर है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस, अच्छा इसकी लिमिटेशन लिख देते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल है, एग्जांपल हो गया प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया। इसकी प्रॉब्लम हो गई थी कि लिमिटेशन, ये न्यूट्रिनो को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा था, न्यूट्रिनो को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर पाता। और दूसरा है हैवी पार्टिकल, हैवी पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट नहीं कर पाया, त्वरित नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि मास ज्यादा था, हैवी मास था, हैवी मास। ठीक है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है यहाँ तक।
चलिए फिर नेक्स्ट कर लेते हैं, लॉरेंज फोर्स। कुछ क्वेश्चन देखने तो क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन है। बताइए कि इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डबल, अगर वेलोसिटी डबल हो गई, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी डबल हो गई, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ, मैग्नेटिक फील्ड की हाफ स्ट्रेंथ कर दी, देन रेडियस बिकम्स, क्या हो जाएगा? तो बस कुछ नहीं, सिंपल सा, आप लोग आप जानते हो कि v इक्वल टू कितना होता है, क्यू वी आर अपॉन एम। इसको याद रख लेना, मैंने कहा था टाइम बच जाएगा। r इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी, या इसको याद रख लेना। अब यहाँ से कह रहे हैं कि क्या कर दिया गया, वेग डबल कर दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, r डैश हो जाएगा, बाकी सब सेम है, m डबल कर दिया गया, ठीक है, डिवाइड बाय क्यू, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाफ कर दी गई, ठीक है। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, दो ऊपर चले जाएगा, चार, चार एम बी अपॉन क्यू बी, तो कितना हो जाएगा, r डैश कितना हो गया आपके पास, चार गुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, फोर टाइम्स, ठीक है। ये फॉर्मूला उसके लिए आपको आना चाहिए, ठीक है? उसके लिए आपको इस फॉर्मूले का होना जरूरी है। तो जैसे मैंने इसको याद रखा हुआ, v इक्वल टू क्यू बाई आर अपॉन एम। आप भी किसी एक फॉर्मूले को रख दो। तो अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताओ मुझे, थोड़ा बहुत थ्योरी हो गई। एन इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड टू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ द फ्लक्स, द पाथ विल बी। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भेजा गया, इसमें फ्लक्स के समांतर, समांतर और वेग के घटक होते हैं, नॉर्मल टू दी, पैरेलल एंड नॉर्मल टू दी, हाँ, पैरेलल एंड नॉर्मल टू दी, पाथ क्या हो जाएगा, दोनों कह रहा है, पैरेलल भी नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर भी एंड पैरेलल, पाथ क्या बन जाएगा, फिर तो हेलिक्स बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा बताइए, ऐसा ही है, कह रहे हैं कि नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर था और ये इधर जा रहा है, किसके फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, बताइए इसको, सोचिए इस क्वेश्चन को। क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, फ्लक्स रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक डेंसिटी विद द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, पैरेलल भी है, पैरेलल टू एंड नॉर्मल टू द फ्लक्स। क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी है, मान लीजिए ये देखिए, अगर ऐसा है तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल होगा, एक कंपोनेंट वेलोसिटी का नॉर्मल होगा और एक इसके पैरेलल में जाएगा, तो वेलोसिटी ये बी है, ठीक है। तो ये ना तो पैरेलल है ना ही कैसे जाएगा, ये पाथ ऐसा बनेगा, ये जाना चाहिए ऐसा, मूव करना चाहिए था ऐसा आगे की ओर, लेकिन ये वाला ऊपर वाला डोमिनेट हो जाएगा, तो ऐसा पाथ बनेगा इसमें, तो हेलिक्स पाथ बनते हैं, ठीक है। कैसा बनेगा, हेलिक्स पाथ, ना ही पैरेलल है ना ही, देखो जैसे ये देखो, जैसे ये फील्ड इस पे डोमिनेट किया था लेकिन ऊपर वाला डोमिनेट हो गया, फिर ये सर्कुलर हो गया, पैरेलल, अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर में कैसे सर्कुलर हो जाएगा, लेकिन सर्कुलर से थोड़ा पहले इधर आ जाएगा ये, ठीक है, डोमिनेट ये भी करेगा, तो इसके दो कंपोनेंट थे प्लस। हाँ,
बिल्कुल, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। चलिए बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ आपको कंसेप्ट भी सिखा दूँ। चलिए, ठीक है, बताइए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम काइनेटिक एनर्जी। हम्म तो बताइए फिर, इनकी त्रिज्याएं कैसी होगी? काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या कहा था हमने? कितने कहे थे काइनेटिक एनर्जी? बहुत आसान है, इस कंसेप्ट को सिखा देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, इस कंसेप्ट को मैं सिखाता हूँ आपके पास, ताकि आपके पास, देखो वेलोसिटी पूछी, क्या पूछा आपसे? अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी के ऊपर की, तो दोनों से वेलोसिटी निकालता हूँ मैं, रेडियस आप खुद निकाल लो, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर मैं देखूं, कहाँ कहाँ से निकाल सकते हो? दो तरीके से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कहाँ से? एक तो हम निकाल सकते हैं मोमेंटम से, संवेग से। दूसरा हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम कितना होगा? पी इक्वल टू एम वी। यहां से v कितना निकलेगा? रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम। यही तो आ जाएगा। क्या किया, इसको ऊपर लेके गए, इसको नीचे लेके आए, रूट, और यहां से v इक्वल टू पी बाई एम आता है। अगर मुझे ऐसा कहा जाए, मैं फॉर एग्जांपल उस क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप करिए। मान लीजिए मेरे को कहा गया कि आप बताइए रेडियस ऑफ अल्फा और रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ये कितना होगा अगर, इफ बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम, बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो आप सिंपल सा सॉल्यूशन क्या करेंगे? आर पता होना चाहिए आपको। आर कितना कहा था हमने? आर हमने कहा था एम बी, ऐसे याद रखो, एम बी आर डिवाइड बाई क्यू बी। अब एम बी बाई क्यू बी, काइनेटिक एनर्जी ऊपर से रख दूं मैं, कितना? टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एम, वी की वैल्यू रख दी मैंने यहां से, इससे। हम्म तो अगर ये सब, अब देखो यहाँ कैसे सॉल्व करें। अगर ये सारी चीजें सब सेम है, बस क्या है, ठीक है, दूसरे वाले के लिए भी सेम रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ कि आर अल्फा अपॉन आर पी, तो कितना आ जाएगा? सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, बस ये कितना हो जाएगा? अब ये एम अंदर चले जाएगा, तो एम स्क्वायर अंदर जाएगा, तो एक एम से एम कैंसिल हो गया। तो मैं कहूंगा कि रूट ऑफ एम अल्फा अपॉन रूट ऑफ एम एम पी। इसको याद रखोगे आप, कई बार पेपर में क्वेश्चन में रह जाएगा। क्यों, क्या हुआ? देखिए, इसको अंदर लेके गए, स्क्वायर बन गया, एक एम से एक एम कैंसिल बच गया, तो ऊपर एम बच गया। ये क्यू भी तो बाहर है, तो दोनों क्या हो जाएगा? बी से बी कैंसिल हो गया अगर दिया नहीं है, तो इस पे कितना चार्ज रह जाएगा ना? इसका चार्ज कितना है? अगर चार्ज की बात करता हूं मैं, तो इस पे भी चार्ज रहेगा और डिवाइड बाई ये भी चार्ज रहेगा। चार्ज तो रहेगा ना, चार्ज तो अलग अलग है। तो यानी जो कहानी बन गई वो ऐसी बन गई कि आर अल्फा अपॉन आर पी, ये बन गई ऐसे कि रूट ऑफ मास बाय चार्ज अपॉन, इसका भी कितना है, रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज। अब यहाँ पे देखो, पहले हमने इससे पहले भी करा है कि मास ऑफ अल्फा प्रोटॉन के 4 टाइम होता है, और चार्ज कितना होता है? 2 टाइम होता है। कर लोगे हम? तो क्या है आपके पास कि आर अल्फा अपॉन आर पी, ये कितना हो जाएगा? ऐसा लग, देखो मास तो, मास कितना है, कितना होता है अल्फा का? 4 टाइम ऑफ एम। चार्ज कितना होता है? 2 टाइम ऑफ ई। किसके कंपेरिजन में? प्रोटॉन के कंपेरिजन। और इसके पास क्या हो जाएगा? मास ऑफ, ये कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। ई से ई कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट एम, और ये कितना हो जाएगा? 2 रूट एम। तो ये 1:1 आ जाएगा। क्या आ गया? 1:1। ठीक है, देख लीजिए एक बार कैसे किया। तो अब से क्या याद रखोगे? ऐसा याद रख लीजिए, रूट एम।
चलिए क्वेश्चन कर लीजिए फिर, अब बताओ। इसको, ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। बताइए। लोग ने उसके आंसर की प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। क्वेश्चन को स्टूडेंट अगर एक एक क्वेश्चन भी ऐसे पूछे कि ऑप्शन बताते रहिए, तो जहां पर आप जेन्युइनली फंसते हो, जहां पर जेन्युइन क्वेश्चन है। अब ब्रेक्स लॉ आपको मैंने नहीं कहा, तो आते हैं इसमें ई है। अब इसमें कितना है, पहले वाले का रूट डी, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो क्या पूछा, आरपी रेशियो आर डी और कितना, आर अल्फा। तो अभी तो करवाया कि रूट ऑफ मास ऑफ पी डिवाइड बाय चार्ज, और मास ऑफ डी चार्ज। अब इसमें क्या ही मुश्किल था। मास कितना है, पहले वाले का रूट एम है, दूसरे वाले का कितना है, चार्ज कितना है, इसमें ई है। अब इसमें कितना है, मास इसका एम होता है, लेकिन चार्ज 2e होता है। और इसमें कितना है, मास 4 होता है, और चार्ज क्या होता है, 2e होता है। सॉरी, मास दोगुना होता है, इसमें चार्ज ई होता है। तो कुछ ऐसा बन रहा है कि ये दोनों, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों तीनों, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो रूट एम ई मास, और ये ई है, ये कितना हो रहा है, ये रूट ट्वाइस एम ई है। इसको अगर मैं बाहर लूँ तो एक ऐसा नहीं बन गया एम ई, क्योंकि अगर ये बाहर आ गया तो ये 2 बन गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ऐसे ही हो गया। तो थर्ड और फर्स्ट, अल्फा और किसका, ये ठीक है नहीं। तो ऐसा बन रहा है कि जो आपके पास क्या है, रेडियस है किसकी, अल्फा की, वो इक्वल है आर पी की, पर इन दोनों ये है लेस देन आर ऑफ ड्यूट्रॉन। ऐसा कोई ऑप्शन है? हुँ? ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है आपके पास, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना इसका। ठीक है, क्लियर है, हाँ ना तो कर दीजिए आप लोग फिर से। ये नहीं क्लियर है, क्लियर है।
सबको नींद आ गई क्या? तो आधे लोग हो गए। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो संडे ही है, मेरे को भी एक ही दिन छुट्टी मिली। बहुत ऑन लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है, लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स क्या हो गया कि अगर क्या है, इफ क्यू जो चार्ज है इज मूविंग इन बोथ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मूव करता है, इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, अगर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में क्या करता है, मूव करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? लॉरेंज फोर्स, जो कि क्या होता है, एफ एल लॉरेंज फोर्स। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा उस चार्ज पर, मैग्नेटिक फोर्स में कितना चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स में तो हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, आप पढ़ते हैं क्यू ई। और मैग्नेटिक फोर्स भी तो हमने पढ़ा है कि क्यू वी क्रॉस बी। अब यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एफ एल इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू बी बी साइन थीटा। क्या है? क्यू बी बी साइन थीटा। ठीक है, क्या है? क्यू बी बी साइन थीटा। तो ये वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म ऊपर वाली वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो इस वेक्टर फॉर्म के ऊपर हम दो केसेस डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास जो एफ एल है, लॉरेंज फोर्स है, वो आया क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी, तो सारी कहानी वी क्रॉस वी के ऊपर है। तो मैं यहां से दो केस बना देता हूं। फर्स्ट केस कि आपके पास क्या हो, अगर इफ इफ ई कॉमा वी एंड बी आर पैरेलल। कैसे हो? अगर ये पैरेलल। ठीक है, और दूसरी क्या कहानी है, केस टू। केस टू में अगर इफ ई वी एंड बी कैसे हो, आर परपेंडिकुलर। इसकी कहानी तो यहां खत्म है, क्योंकि अगर ये पैरेलल हुए तो कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। अब यहां पर भी देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर मतलब 90, तो इसका मतलब क्या है, ये नो डिफ्लेक्शन शो करेगा, नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन का मतलब देखो क्या है, इधर बी है, इधर ई है, इधर पार्टिकल की वेलोसिटी, इसका मतलब जो लॉरेंस टोटल लॉरेंस फोर्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। और अगर ये लॉरेंस फोर्स जीरो हो गया तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये एफ इक्वल टू ई प्लस क्या है, एफ बी है। आप यहां से जानते हैं कि क्या है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब ये कहानी है कि अगर आपके पास, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर ऊपर की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर, तो नीचे की ओर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, तो आप कहते हो कि एफ ई किसके इक्वल हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए ना, एफ बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ, एफ ई क्या है, आप बोलते क्यू ई, और ये क्या है, क्यू बी बी साइन थीटा। अब यहां से क्यू कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल टू कितना हो गया, अगर आपके पास परपेंडिकुलर है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहां से जो v होती है, यही क्या होती है, e बाई वी, और इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ सेंटर, स्पीड ऑफ सेंटर। कैसे स्पीड ऑफ सेंटर, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बनेगा। लास्ट टॉपिक था आज का, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा अभी, एक लेक्चर और लगेगा इसमें, ठीक है।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या है, अगर इफ ई वी एंड वी आर in 90 degree, then resultant force, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, आंसर लिखेंगे एफ नेट 0 के इक्वल हो जाएगा, नो डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ई इफ ई बी आर गिवन, अगर आपके पास ई बी गिवन है, देन नंबर ऑफ वेलोसिटी, नंबर ऑफ नो सॉरी नॉट नंबर, नो वेलोसिटी कंडीशन बताइए। नो वेलोसिटी कंडीशन होती है कंडीशन जहां क्या होती है, नो डिफ्लेक्शन होता है, नो डिफ्लेक्शन। तो इसका जो आंसर है नो डिफ्लेक्शन होता है ई बाई बी, इसी कंडीशन को बोलता है। और ये वेलोसिटी है अगर फॉर स्पीड ऑफ लाइट के लिए बोला जाए, सॉरी फॉर स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, v की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, e बाई बी। उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी इन पे क्या लगा होगा, नोट लगा होगा, मतलब वैक्यूम की बात है। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। चलिए पहले इसको बताइए, लॉरेंज फोर्स कौन सा होगा। तो जिन लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है करेक्ट है, जिनका नहीं भी आ रहा है तो भी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन, दो इलेक्ट्रॉन है समान वेग के समांतर चल रहे हैं, उनके बीच चुंबकीय बलों और तथा उसका कितना रेशियो, चुंबकीय बलों यानी मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा।
नहीं हो रहा है तो मैं बता देता हूँ। रेशियो किसका पूछा? चुंबकीय यानी एफ मैग्नेटिक, एफ एम अपॉन एफ ई, ये तो पूछा। तो ये होता है आपके पास क्यू बी भी, और ये कितना होता है आपके पास क्यू ई, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्यू बी अपॉन ई। अब आप लोग जानते हैं कि ई बाई वी किसके इक्वल होता है? सी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ एम अपॉन एफ ई। तो ये वी ऑलरेडी था, अब ये बी बाई ई है, लेकिन ये उल्टा होता है तो सी आ जाएगा। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 10 मिनट और करेंगे, 5 बजे तक क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा कि अगर आपके पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है इस पेज में, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया मैंने, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया मैंने इसमें, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया मैंने। करंट कैरिंग कंडक्टर समझते हैं जिसमें कि जो करंट पास होने देता है। इसकी मान लीजिए लेंथ एल, लंबाई एल है, ठीक है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो आई करंट फ्लो हो रही है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स किस पर? इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर, ऑन करंट एलिमेंट, जो भी करंट करंट कंडक्टर है, वो लगेगा एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। एल बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, एल लेंथ है, और इसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है वो एफ इक्वल टू कितना, आई एल क्रॉस बी होती है। ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। क्या है? वेक्टर फॉर्म। अच्छा, चलिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली देख लेते हैं हम। लेंथ की डायरेक्शन किधर होगी? लेंथ की डायरेक्शन, तो आंसर होगा जिस डायरेक्शन में करंट होगी, जिस डायरेक्शन में करंट होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी, आंसर होगा जितने, चलिए फोर्स की डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल के लिए जब भी हम पहले भी पढ़ते थे, तो वहां पर हम क्या करते थे, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, तो हम कहते थे इनके परपेंडिकुलर होगी। तो वैसे यहाँ पर भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, तो वी एंड वी के होगी।
ठीक है, नोट कर लिया तो आगे 5 मिनट और ले लेंगे, 5-7 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं। सिलेबस में भले ही ना दिया हो, लेकिन आपको करके जाना है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर कंडक्टर बोल दूं या वायर बोल दूं, बात बराबर है। कि मान लीजिए आपके पास ये दो वायर है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स कितना लगाएगी। मान लीजिए फर्स्ट वायर है, ये सेकंड, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखी गई है और इनमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जो फोर्स लगाएगी एक दूसरे पर वो क्या लगाएगी, एफ इक्वल टू म्यू I1 इंटू I2 L 2 पाई R। आपको सब समझ आ रहा है, बस L का प्रॉब्लम है कि L कौन सी वायर का है जिस पर फोर्स L है, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो वो है। ठीक है, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो, मतलब अगर हम पहले के कारण दूसरे पर फोर्स निकाले तो हम लेंथ सेकंड वाले की लेंगे। ठीक है, अगर हम इस पहले वाले से इस पे लेंगे तो ये हम इससे इस पे निकाल रहे हैं फोर्स। क्वेश्चन लिखा है फोर्स ड्यू टू इसके कारण फर्स्ट वायर टू सेकंड वायर। तो जिस पर निकाल रहे हैं, जिस पर, तो यहां पर अगर हम फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड पे निकालेंगे तो वो वाली लेंथ है। इसके दो केस है, एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों एक एक में करंट इधर है, एक में, अब दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा इधर और इधर, कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा दोनों में। और अगर दोनों अपोजिट है, ये केस नंबर 2 है। मान लीजिए दो वायर है, एक में करंट की डायरेक्शन इधर है, एक में करंट की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स कैसे लगेगा, रिपल्सिव, मतलब इधर वाला इधर लगाएगा फोर्स, उधर वाला इधर लगाएगा, तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस b, current carrying each I ampere current, the magnitude per unit length exerted by one wire on the other is। ठीक है, चलिए बताइए। अब देखो यहाँ पर कितना आसान क्वेश्चन कहा गया। क्या कहा गया कि फोर्स, हमको कुछ नहीं, जब भी फोर्स पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, हमने तो याद कर लिया था कि F इक्वल टू कितना को याद कर लिया था, म्यू नॉट I1 इंटू I2, और यहाँ पर L ऊपर से कहा था 2 पाई R। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पे आते हैं कि दो पैरेलल वायर है जिनमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये एक दूसरे से बी दूरी पर है, तो जो आर था वो तो बी बन गया। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका मतलब ये लंबाई वाला यहाँ आने वाला, यही हुआ फोर्स पर यूनिट लेंथ। म्यू, अगर इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, तो I1 भी आई है और I2 भी आई है, डिवाइड बाई 2 पाई V, आर की जगह बी आ गया, तो म्यू आई स्क्वायर बाई 2 पाई बी। ऐसा कोई ऑप्शन है, कहीं पर है ऐसा ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी जिनका ऑप्शन आ रहा है वो एकदम
करेक्ट आ रहा है। और कोई है ऐसा क्वेश्चन? हाँ, चलिए, ये यहाँ पर रिपल्सिव और प्रतिकर्षित भी बोला गया है। अब बताओगे अब कौन सा आंसर आएगा? अगर आप बोलोगे कि ये पढ़ा हमने, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है यहाँ पर भी? नहीं, फोर्स पूछा है। टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर है, कितना फोर्स लगेगा? रिपल्सिव लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा? है? अब देखो, ये तो आपको मालूम है कि आर स्क्वायर तो नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपने काट दिया। अब बचे दोनों में से भी कौन से करोगे आप? तो आपको पता है कि जब भी सेम डायरेक्शन में करंट जा रही होगी तो कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव। तो बस और कुछ पढ़ना ही नहीं था आपको, सीधा ए पे लगा देना था। ऐसे ही और भी क्वेश्चन होंगे। चलिए, दो पतले तार आप दूरी पर रखें, लगने वाला बल कितना हो जाएगा? चलिए, इसको सॉल्व करिए। ये तो पता चल रहा है आप लोगों को, सीधा 1 मीटर तार है, L1 आ गया। F इक्वल टू कितना हो गया? म्यू I1 × I2 अपॉन 2πr। तो r दूरी है ये तो, और ये अगर I है, तो अगर दोनों में सेम करंट है तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इतने और भी हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये भी है, इसमें क्या लिखा है? अपोजिट डायरेक्शन। तो और कुछ नहीं देखना आपने, सीधा आप लगा दोगे रिपल्सिव, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है। फोर्स कैसा है? रिपल्सिव। चलिए, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, एम्पियर का सर्कुलर लॉ। ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है? ये इसको मत लगा देना, ये जे होता है, ठीक है? और विद्युत क्षेत्र के लिए, कंजर्वेटिव के लिए क्या होता है? जिसका डाइवर्जेंस कर्ल क्या होता है? 0 आता है, तो इसका ये ऑप्शन होता है। और कुछ क्वेश्चन ये है, ये क्या है? गॉस, नहीं सॉरी, एम्पियर्स लॉ है। और इससे पहले कह रहे हैं कि सर्कुलर है, और सर्कुलर के कहाँ है? एट दी पॉइंट अलोंग द एक्सिस स्मॉल सर्कुलर, यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर तो बी क्या होता है? म्यू अपॉन 2r² + x² 3/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? r²। अगर रेडियस r है, x डिस्टेंस पर पूछा है, कह रहे हैं कि अगर बहुत छोटा हो। अच्छा, अच्छा, r पूछा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर तो सर्कुलर की वजह से कितना था? सर्कुलर की वजह से कितना था? पढ़ाया था हमने सर्कुलर की वजह से। सर्कुलर की वजह से कितना था, मुझे भी याद नहीं है। यहाँ पे क्या आता था? म्यू 2π, म्यू आई ना? कोई बताए कि म्यू आई आता था? म्यू एन आई ना, नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैग्नेट ये कह रहा है कि अगर बहुत छोटा हो, एक्स बहुत छोटा हो, मतलब बहुत पास में पूछा गया हो, बहुत छोटा हो, आर से बहुत छोटा हो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, ये ऊपर r² हो जाएगा, नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, r³ हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, सॉरी 1/r। ये ऑप्शन बहुत छोटा बोला ना। देखो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग एक्सिस ऑफ स्मॉल सर्कुलर कॉइल ऑफ अ करंट वेरीज एज r being the distance of point from the center of the coil। अगर इसको r बोला गया तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, ये r था, ये x था, ठीक है? चलिए, लास्ट और अंतिम टॉपिक है आज का, इंपॉर्टेंट फॉर एलटी। 4 लाइन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लेमिंग का नियम जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पढ़ते हैं ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम।
क्या कहता है बाएं हाथ का नियम? क्यों? ये फोर्स की डायरेक्शन निकालता है। क्या निकालता है? फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज होता है। क्या होता है फ्लेमिंग का? ये देखिए, ये जो आपकी उंगलियां हैं और ये जो है आपके पास, इधर बी होता है, इधर फोर्स को दिखाता है। ये कर्ल होती है, बैंड होती है ना इधर। इधर बी, इधर क्या हो जाएगा? कितना हो रहा है? तो इधर क्या दिखा रहा है? फोर्स दिखा रहा है। फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है। सेकेंड पॉइंट, फ्लेमिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है आपके पास? इंड्यूस ईएमएफ। जितने बोला गया उससे भी दुगुना इंपॉर्टेंट है ये। जितना मैंने लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आ सकता है आपके पास एलटी में। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन को इंड्यूस ईएमएफ मतलब प्रेरित विद्युत भाग बल को निकालने के लिए। अब राइट हैंड पाम रूल भी तो पढ़ा आप लोगों ने, सुना तो होगा ही। राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। और एक और पढ़ा था हमने, मैक्सवेल स्क्रू लॉ। ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत चारों नियम इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन, राइट हैंड रूल इंड्यूस ईएमएफ बताता है, राइट हैंड पाम रूल फोर्स की डायरेक्शन, मैक्सवेल स्क्रू लॉ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, चलिए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में और आता है, हम ये ना, ये क्वेश्चन कुछ और कह रहे हैं। ये कंडीशन वो हुई, ये वाली जो कंडीशन हमने करवाई, वो कंडीशन थी कि अगर आपके पास क्या है, इन्होंने अलग माना हो ना, इन्होंने आर पॉइंट माना। हमने जो सॉल्व किया था वो ऐसे सॉल्व किया था कि जो आर रेडियस है और ये एक्स डिस्टेंस है, ये पॉइंट बी। और तब हमने कहा था कि बी इक्वल टू कितना, म्यू आई, अगर एक है तो आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये 3/2। अब कंडीशन ये है कि अगर ये पॉइंट बहुत पास में हुआ, मतलब कहीं अंदर हुआ, अगर x बहुत छोटा हुआ r से, तो b कितना हो जाएगा? सब कांस्टेंट, ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे कितना हो जाएगा? क्योंकि ये r छोट नेग्लिजिबल है तो r क्यूब आ जाएगा। तो ये b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? 1/r। पर इन्होंने उल्टा दिया हमारे पास, उन्होंने कहा कि आपके पास ये r है और ये मान लीजिए आप a मान लो, सपोज कह रहे हैं कि यहाँ पर b कितना होगा, तो b ऐसे होगा म्यू आई, अभी r की जगह a स्क्वायर आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 2a² प्लस r² की पावर 3/2। ऐसे ही पूछा। अब कह रहे हैं कि अगर, ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि क्या हो, अगर ये r बहुत बड़ा हो,
अगर ये r बहुत बड़ा हो रेडियस से, मतलब इस रेडियस के कंपैरिजन में, तो ये रेडियस तो कैंसिल हो जाएगी, तो b मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आई ए स्क्वायर, और ये a बहुत छोटा है r से, तो कितना हो जाएगा r क्यूब, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब b कितना हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला होगा। ये अलग कंडीशन है जब ये x को ऐसा बोला गया कि ये रिंग में है, ये रिंग है, ये वाली कंडीशन भी है, पर ये कौन सी कंडीशन है कि ये रिंग है और इसकी रेडियस मान लीजिए r है, और आपसे यहाँ पूछा जाए, यहाँ पर, यहाँ पर बताइए, अभी हमसे पूछा कि ये बहुत दूर हो सकता है, तो ये वाला कंडीशन, ये कब के लिए था, अगर ये बहुत छोटा होता, ये जो पॉइंट है बहुत छोटा, और यहाँ पर जो ये x की जगह r किया तो r बहुत बड़ा है, बड़ा है, तो इसको रेडियस इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये इसके, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे मानता हूँ, इसके कंपैरिजन में ये कितना ही बहुत छोटा हो गया ना, ये तो बहुत बड़ा हो गया यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है ये। ठीक है, सबको ठीक है इतना, जो लोग हैं क्लास में।